This video is made for entertainment purpose only. But if something happens to you after watching this video, you are not responsible for it. After all, it's just a horror story. तुम आ तो गए, अब जाओगे भी तो अकेले नहीं। मैंने कुछ वक्त पहले एक ऐसे वीडियो के बारे में सुना था जो श्रापित था। उस वीडियो पे लाखों व्यूज़ थे और उतने ही लोगों की मौत उस वीडियो को देखने के कुछ दिन, हफ्ते या महीने बाद हो चुकी थी। लोग मास सुसाइड कर रहे थे। अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश करता तो उन्हें वो जान से मार देते थे। पर ऐसा क्या था उस वीडियो में, ये मुझे जानना था। इसलिए मैंने वो वीडियो देखी, पर पूरी नहीं, क्योंकि उस वीडियो में जो था वो मुझे डराने के लिए काफ़ी था। मैंने जब उस वीडियो को देखना शुरू किया तो सबसे पहले तो ऐसी कोई बात नहीं लगी। फिर वीडियो में डिस्क्लेमर आता है और वीडियो स्टार्ट हो जाता है। फिर वीडियो में एक बूढ़ी औरत दिखती है जो मानो आपको घूर रही हो। वो उस वीडियो में कुछ कह नहीं रही थी, बस बिना कोई मूवमेंट के बस देख रही थी। ये सुन के नहीं लगता कि डरावना है, पर देख के मानो ऐसा लग रहा था जैसे आप मजबूर हैं उस वीडियो को देखने के लिए। पूरा शरीर मानो पैरालाइज्ड हो गया था। मैं जो महसूस कर पा रहा था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और वीडियो बंद करने के लिए मैं हिल नहीं पा रहा था। और वो अब भी वैसे ही बैठी थी वीडियो में, मानो जैसे एक फ्रेम एक टाइम पे रुक गया हो, जैसे अभी मैं। मेरी आंखों से डर की वजह से आंसू बहने लगते हैं। मैं वहाँ से भागना चाहता था, हटना चाहता था, पर अपनी आंखें तक बंद नहीं कर पा रहा था। ऐसा कई लोग कहते हैं कि ये श्राप तभी काम करता है जब आप पूरी वीडियो देखें, और उस वीडियो का ड्यूरेशन 1 घंटे का था। मैं चीखने की भी कोशिश कर रहा था, पर मेरी आवाज़ ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। तभी मेरे घर की लाइट्स चली जाती हैं और मैं जिस कंप्यूटर पे देख रहा था वो बंद हो जाता है, और तभी मेरी चीख भी निकलती है। मेरे घर के सब लोग भाग के मेरे कमरे में आते हैं और मुझे देख के खुद भी घबरा जाते हैं। मैं रो रहा था और अपने हाथों से ही कंप्यूटर को तोड़ रहा था। मेरे हाथों से खून बहने लगा था, पर मैं तब तक नहीं रुका जब तक कंप्यूटर पूरा टूट नहीं गया। कंप्यूटर के टूटते ही मैं बेहोश होकर गिर जाता हूँ, और जब आंखें खुलती हैं तो मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था और अगले कुछ महीने ऐसे ही बेड पे पड़ा था। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से मैं पैरालाइज्ड हो गया था। क्या ये हकीकत नहीं है कि ख्वाहिश, ख्वाब या कोई ऐसी ज़रूरत जो अधूरी रह जाए तो मौत के बाद भी सोने नहीं देती। अभिषेक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपने और अपनी फैमिली के लिए एक बहुत ही खूबसूरत बंगलो खरीदता है। जैसा ये बंगलो था उससे कम मार्केट वैल्यू की वजह से ये अभिषेक के बजट में था। अभिषेक की 2 साल पहले ही शादी हुई है, तो उसके परिवार में बस वो और उसकी बीवी और उसका 2 महीने का बच्चा था। अभिषेक के माता पिता आसाम में रहते हैं और अभिषेक को काम करने के लिए बेंगलोर आना पड़ा, और वो अपनी छोटी सी फैमिली के साथ यहीं शिफ्ट हो गया। अभिषेक और उसकी बीवी खुश थे अपने इस नए घर से। जैसे घर का सपना था उनकी आंखों में, वैसा ही घर उन्हें उनकी बजट के अंदर मिला था। पर ना अभिषेक और ना ही उसकी बीवी ये सोच रहे थे कि क्यों इस बंगलो का प्राइस इतना कम है। अभिषेक और उसका परिवार नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ महीनों की खामोशी और शांति के बाद एक दिन अचानक ही अभिषेक के बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर से दिखाने के कुछ दिनों बाद ही बच्चा ठीक हो जाता है, पर कुछ दिन ही गुजरते हैं कि अभिषेक की ज़िंदगी में एक बहुत भयानक हादसा हो जाता है। एक दिन अभिषेक अपने ऑफिस से घर लौटता है और जो अभिषेक के सामने था वो बहुत ही अजीब था। अभिषेक के बच्चे को गोद में उठा एक शख्स खेल रहा था जिसकी शक्ल बिल्कुल अभिषेक के जैसी थी। वो कुछ पूछता उससे पहले ही वो शख्स अभिषेक से कहता है, तुम्हें ऊपर कमरे में जाना चाहिए, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ये सुनते ही अभिषेक को घबराहट होती है और सीढ़ियों पे भागता हुआ वो अपने कमरे तक पहुंचता है और देखता है कि उसकी बीवी बेड पे सो रही थी। वो चैन की सांस लेता ही है कि एक हाथ उसके कंधे पे आता है। अभिषेक मुड़ता है तो देखता है अभिषेक की बीवी उसके पीछे खड़ी थी। अभिषेक घबराहट और डर में
बिस्तर की ओर फिर मुड़ता है और अब वहाँ पे कोई नहीं था। अभिषेक बहुत डर चुका था। घर में आते ही खुद की शक्ल के इंसान से मिलना और अब बीवी को सोते हुए देखना और फिर उसे अपने पीछे खड़ा देखना, ये सब चीज़ें अजीब थीं। इन्हीं ख्याल और डर के बीच में एक चीख जो अभिषेक के बच्चे के कमरे से आती है। अभिषेक भाग के वहाँ पहुँचता है और जो सामने था वो नामुमकिन था। उसकी बीवी उसके बच्चे को लिए एक कोने में डरी हुई बैठी थी और उनके सामने पंखे पे 2 लाश लटकी हुई थी और वहीं ज़मीन पे उसके बच्चे की भी लाश पड़ी थी। पुलिस के हिसाब से अभिषेक और उसकी बीवी ने पहले अपने बच्चे को मारा और फिर खुद आत्महत्या कर ली। पर इस कहानी में अभिषेक ज़रूर था, पर यह कहानी अभिषेक की नहीं थी, ना ही उसके बच्चे या बीवी की है। ये कहानी उस बंगलो की है जिसका नाम था। पे कई लोगों का अकाउंट था, बट बैन के बाद हमारे यहाँ से तो चली गई, पर जो अपने साथ ले गई थी वो कई लोगों के मौत की वजह बनती है। साल 2022 एक इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर की मौत की न्यूज़ आती है। न्यूज़ में मौत की वजह अब तक साफ नहीं थी, बट एक आखिरी वीडियो थी जिस वीडियो में शी वॉज डूइंग अ टिकटॉक चैलेंज। उस चैलेंज में वो घोस्ट को बुला रही थी। वो एक डार्क ब्लैक बैकग्राउंड के आगे खड़ी थी। उसके आंखों में रिंग लाइट ऐसे चमक रही थी मानो जैसे नीले समंदर में चांद की रोशनी हो, पर उसकी खूबसूरती से उसके मौत का कोई भी ताल्लुक नहीं था। वो फिर एक मैच बॉक्स उठाती है और जला के अपने हाथों में तब तक पकड़े रहती है जब तक वो उस आग को सह न सके। अगर माचिस पहले फेंक दिया तो आंखें बंद करके कहना था कि खैर वीडियो वहाँ तक नहीं पहुँचती। माचिस जलते ही वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है और वीडियो बंद हो जाता है। अगर इस ट्रेंड की हिस्ट्री को देखें तो इसका कोई भी वीडियो कंप्लीट नहीं मिलता। कहा जाता है कि ये वीडियो, ये चैलेंज किसी किसी को ही दिखता है। मैंने कोशिश की है जानने की इस चैलेंज के बारे में, पर इसके ओरिजिन के सिवा कुछ पता नहीं चला। इंडिया द कंट्री हु बैंड। पर फिर एक और खबर, एक और मौत, फिर एक और, फिर एक और। ऐसे होते होते 20 से ज़्यादा लोग इस चैलेंज की वजह से मर चुके थे, पर ना पुलिस और ना ही किसी शख्स को इसके बारे में पता था। पर मैं ऐसे हार नहीं मान सकता था, मेरी आदत नहीं है। तो मैंने उन सब मर चुके इन्फ्लुएंसर्स के फैमिली से बात की और मुझे पता चला जो वो काफ़ी था इस कहानी को समझने के लिए। एलिसन लास्ट विक्टिम थे जिसका भाई जेक इसी चैलेंज के वीडियो को अपलोड करने के बाद मर गया। एलिसन से मिलना मेरे लिए आसान तो नहीं था। आफ्टर ऑल वो इन्फ्लुएंसर थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस। बट मैंने एक मीटिंग मैनेज कर लिया। जब मैं उससे मिला तो शी वॉज नर्वस, क्योंकि उसे पता था मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ। पर अपने भाई के मौत की वजह तो वो भी जानना चाहती थी, और वो तो सिर्फ मैं ही ढूंढ रहा था। तो एलिसन के पास कोई और रीज़न नहीं था मुझसे ना मिलने का। हम एक कैफ़े के प्राइवेट बूथ में बैठे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स एलिसन डिड नॉट वांटेड द अटेंशन एट द मोमेंट बिकॉज ऑफ हर ब्रदर्स डेथ। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए उससे पूछा, डू यू नो अबाउट द चैलेंज, हैव यू सीन इट? वो थोड़ी चुप रही और फिर उसने कहा, वी बोथ वॉच्ड समवन डूइंग दिस चैलेंज टुगेदर। वो मुझे बताती है कि कैसे वीडियो स्टार्ट हुआ। उसमें एक लड़का विद ब्लैक बैकग्राउंड और रिंग लाइट के सामने खड़ा था। फिर वो माचिस जलाता है। ये बता ही रही थी कि हमारी कॉफ़ी आ जाती है। वो वेटर के जाने तक रुक जाती है और उसके जाते ही कॉफ़ी का एक सिप लेके कहानी शुरू करने ही वाली होती है कि शी स्टार्ट टू मम्बल समथिंग। आवाज़ इतनी थी कि सुनाई दे रहा था, पर बोल क्या रही है ये समझ नहीं आ रहा था। और फिर वो फ्लोर पे गिरी एंड शी डाइड ऑन द स्पॉट। मैंने तो कोई चैलेंज भी नहीं किया था, पर इस डेथ में मैं सस्पेक्ट बन चुका था। फिर एक दिन जब मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था तो मुझे एक नोटिफिकेशन आता है, वांट टू इंस्टॉल मी। वो नोटिफिकेशन
का था, पर कैसे यहाँ बैन है। मार्क अपने अपार्टमेंट के रूम में अकेला बैठा था। उसके कंप्यूटर स्क्रीन की धुंधली रोशनी जो उसके रूम को रोशन कर रही थी। वो अपने YouTube एनालिटिक्स को बार बार रिफ्रेश करता है। उसका चैनल जो पहले अच्छा चल रहा था कई महीनों से रुक गया था। निराशा उसे परेशान कर रही थी, तो उसने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स और टिप्स की वीडियोस देखी, पर उसे कुछ नहीं मिला। 19 अक्टूबर की रात को मार्क ने एक अजीब सा कमेंट पढ़ा जो एक फोरम पर था जो डीप वेब में था। यूज़र नेम एक अजीब सी सीरीज़ थी और कमेंट बस ये था, फॉर द ग्रेटेस्ट सक्सेस वन मस्ट बी विलिंग टू मेक सेक्रीफाइसेस। मार्क को ये कमेंट अलग लगा और थोड़ा अजीब भी, लेकिन उसमें जो लिंक दिया था मार्क उस पर क्लिक कर देता है। वो एक ब्लॉग पोस्ट पे पहुंच जाता है। वहाँ पे लिखा था कि एट द विचिंग आवर परफॉर्म दिस रिचुअल, डेडिकेट डार्कनेस एज योर मोस्ट प्रेशियस पोजेसन। डर से कांपते हुए भी मार्क ने इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो किया। रात के 12:01 पर उसने ब्लैक कैंडल्स जलाईं और उसने अपने घर का टेडी बेयर, उसका प्यारा बचपन का खिलौना, एक मेकशिफ्ट ऑल्टर पर रख दिया और चुपके से कहा, ग्रांट मी सक्सेस। दिन बीत गए और कुछ नहीं हुआ। मार्क का चैनल अब भी नहीं चल रहा था और उसने ये रिचुअल को बकवास समझना शुरू कर दिया। फिर एक शाम में उसने एक साधारण डेली लाइफ ब्लॉग अपलोड किया। सिर्फ कुछ घंटों के अंदर ही व्यूज़ तेज़ी से बढ़ने लगे, कमेंट्स बहुत आने लगे और सब्सक्राइबर्स हज़ारों में बढ़ने लगे। लेकिन नए फेम के साथ कुछ अजीब भी होने लगा था। मार्क ने अपने अपार्टमेंट में रिकॉर्डिंग्स के दौरान अजीब सी शैडोज़ को देखा। सुनसान कमरे में अजीब सी सिसकियाँ सुनी और उसके सपने में उसे डार्क फिगर दिखाई देने लगे। एक रात जब एक वीडियो को एडिट करते हुए मार्क ने अपने पर्सनैलिटी में हल्के हल्के चेंजेस को नोटिस किया। उसके पहले जो जोश भरे हुए आँख थे, अब उसमें एक अजीब सा खालीपन सा दिखाई दिया। उसका रंग गहरा हो गया था और उसकी हंसी अब खोखली और मजबूर लग रही थी। डर और घबराहट से परेशान होकर मार्क ने रिचुअल के इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में सोचते हुए उसके पीछे की सच्चाई को समझा। ये रिचुअल सक्सेस के बदले एक आत्मा मांगती थी। बलिदान सिर्फ किसी चीज़ का नहीं था, बल्कि उसके अपने व्यक्तित्व का भी था, उसकी खुशी, मासूमियत और इंसानियत का भी था। डर से बेचैन होकर मार्क ने सक्सेसफुल होने की कीमत को समझा। हर व्यू, हर लाइक उसके व्यक्तित्व से कुछ ले जाता। जब उसने अपना चैनल डिलीट किया और उस अंधेरे से मुक्ति पाने की कोशिश की, उसने जाना कि उसके कमरे से आ रही सिसकियाँ कभी रुकने वाली नहीं थी। वो उसके पीछे चले आएंगे, उसके हर जगह के डरावने सपने में एक खौफनाक याद बनकर, उसके ज़िंदगी भर के लिए एक सवाल बनकर। वो उसके लिए पुरानी और नई पर ख्याल बनकर उसके साथ ही रहेंगे। स्ट्रीट नंबर 4, छत्तीसगढ़, जिसकी कई किस्से और कहानियाँ हैं और हर कहानी का अंत एक मौत से होता है या कभी एक से ज़्यादा। पर कुछ महीने पहले एक खबर आई कि एक लड़की स्ट्रीट नंबर 4 पे बेहोश मिली है। ये लड़की वो शख्स थी जो मरी नहीं थी। ये कहानी तो दिलचस्प थी ही, तो मैं बिना वक्त बर्बाद किए उससे मिलने छत्तीसगढ़ निकल जाता हूँ। शिवानी शर्मा बीपीओ में जॉब करती थी। उस दिन वो स्ट्रीट नंबर 4 के रास्ते से आने की सोचती है, क्योंकि जिस रास्ते से वो रोज आती थी वो किसी रीज़न से बंद किया हुआ था। मैं उससे कैफ़े में मिलता हूँ। जब वो कैफ़े में आती है तो उसने अपना आधा चेहरा ढक रखा था, पर मैंने उससे उसके बारे में पूछना सही नहीं समझा। वो बताना शुरू करती है। स्ट्रीट नंबर 4 पे पहुँचने से पहले उसकी स्कूटी किसी वजह से बंद हो जाती है। वो बहुत कोशिश करती है उसे स्टार्ट करने की, पर वो स्टार्ट नहीं होता और वो काफ़ी हैवी था, तो उसे धक्का लगा के थोड़ी दूर भी नहीं जा पाती। वो अपने घर पे कॉल करती है और सारी बात बताती है, तो उसके पापा उसे स्कूटी वहीं साइड में लगा के कैब से आने के लिए कहते हैं। वो ऐसा ही करती है, बट फॉर सम रीज़न फ़ोन में सडनली
नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है और वो डिसाइड करती है कि आगे से कैब तो मिल ही जाएगी। वो पैदल ही स्ट्रीट नंबर 4 से गुजरने लगती है। पूरे स्ट्रीट की लाइट फ्लिकर करना शुरू कर देती है और उसे अपने पीछे से भी चलने की आवाज़ आने लगती है, पर वो मुड़ती नहीं है। तभी एक परछाई मानो जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो डर के भागना शुरू कर देती है। भागते भागते उसका पैर रास्ते पे फिसल जाता है और वो गिर जाती है। उसके गिरते ही स्ट्रीट लाइट अपने आप बंद हो जाती है और ठीक उसके साइड की एक स्ट्रीट लाइट जलती है। वो उस लाइट की तरफ देखती है। वहाँ पे कोई खड़ा था, हाथ में कुछ हथियार के जैसा पकड़े हुए। तभी वो स्ट्रीट लाइट सडनली उसके ऊपर गिरती है और शी वोक अप द नेक्स्ट डे। मैंने उससे पूछा, पर न्यूज़ में तो स्ट्रीट लाइट गिरने का जिक्र नहीं था। वो अपने चेहरे से दुपट्टा हटाती है और कहती है, लाइट गिरी थी या नहीं मैं नहीं जानती, पर मुझे किसी चीज़ से तो चोट लगी ही थी। राहुल के उस आखिरी खत में बस ये 2 लाइन लिखी थी कि मैं जो डरता था देख के किसी और का जख्म भी, मैं जानता नहीं था कि मौत आएगी तो मेरे आंखों में डर नहीं सुकून होगा। पुलिस को उसके मौत की वजह सुसाइड लग रही थी, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और आसपास के लोगों को उसकी कहानी का मानो हर एक पन्ना पता हो। तो मैंने उन्हीं लोगों से इस अजीब से हो चुके खून की कहानी पूछी। राहुल एक बहुत बड़े घर में रहता था। उसके डैड का मुंबई बेस्ड बिजनेस था, पर राहुल और उसकी माँ हमेशा से अपने नासिक के घर में रहते थे। आसपास के लोगों का कहना था कि राहुल बहुत बीमार हो चुका था। उसे वो चीज़ें दिखती थी जो होती भी नहीं थी। राहुल के घर में डॉक्टर्स का आना जाना आम बात हो गई थी। एक दिन रात को राहुल छत पे चढ़ गया था और कूदने ही वाला था, पर उसकी माँ उसे बचा लेती है। उससे जब पूछा गया कि वो क्यों छत से कूदना चाहता था, तो वो बताता है कि घर के गार्डन में कोई थी जो उसे बुला रही थी, पर वो नहीं जानता था कि वो छत पे है। ऐसे कई हादसे राहुल के साथ हो चुके थे, पर हर बार इत्तेफाक से वो बच जाता था। कल उसकी माँ किसी काम से थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकली थी और जब आई तो राहुल को देखते ही बेहोश हो गई। अगर ये सुसाइड थी तो कैसे अपने साथ कोई ऐसा कर सकता है। राहुल की माँ जब घर पहुंची तो उसने देखा कि राहुल का सर अवन के अंदर रखा था और अवन ऑन था। उसका पूरा चेहरा जल चुका था। इतना दर्दनाक मौत, सुसाइड कैसे हो सकता है। पर घर में कोई नहीं आया था क्योंकि सारे दरवाजे बंद थे और राहुल का वो आखिरी खत उसके हाथ में था।